बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी हिंद वुमेन्स विंग की जानिब से मजबूत खानदान मजबूत समाज इस उन्वान पर 19 ता 28 फरवरी एक मुल्कगीर मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम की कार्रवाई के तौर पर हमारे समाज के अहम तरीन शख्सियात के इंटरव्यूज आपके सामने पेश की जा रहे हैं। आज मेरी गुफ्तगू डॉक्टर सैयदा शगुफ्ता शीरीन साहिबा के साथ होगी। डॉक्टर शीरीन जो हैं गुलबर्गा की KBN इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ICU रेसिडेंट डॉक्टर हैं। ये डॉक्टर होने के साथ साथ हैदराबाद के जामियातुल बनात से फारिग आलिमा भी हैं। डॉक्टर शीरीन साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ICU रेसिडेंट डॉक्टर हैं, तो एक ट्रॉमा पेशेंट को ट्रॉमा से बाहर आने में फैमिली क्या रोल प्ले करता है? क्या आप हमारे नाज़रीन को वाज़ेह कर सकते हैं इसके बारे में? जी देखिए मुसद्दिक़ा जी, ये जो क्रिटिकल केयर जो होता है, यहाँ पे ख़ास तौर से फैमिली की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहती है। ये जो है ऐसा रहता है कि ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है क्रिटिकल केयर में, उस वक्त तो क्या है, बहुत सारे लोग मौजूद रहते हैं पेशेंट के साथ में, अटेंडर्स के साथ में। लेकिन वहाँ पे पेशेंट के साथ-साथ पेशेंट के करीबी लोग जो रहते हैं, यानी पेशेंट के स्पाउस और उनके बच्चे, या फिर अगर बच्चा बीमार है तो बच्चे के माँ-बाप। तो यहाँ पे हमको पेशेंट की हालत के साथ-साथ पेशेंट के साथ वालों की हालत का भी ख्याल करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में एक स्ट्रॉन्ग फैमिली, एक मजबूत खानदान का यहाँ बहुत बड़ा रोल होता है कि जितना जो है खानदान से सपोर्ट रहता है, उतना पेशेंट भी संभल पाता है और पेशेंट के साथ वाले भी संभल पाते हैं। क्योंकि पेशेंट के साथ में जो हैं, वो बहुत मुश्किल हालत से गुजरते रहते हैं। वहाँ पे खुद उनका अपना पेशेंट बीमार है, खुद अपना पेशेंट सीरियस कंडीशन में है, फिर वो अपनी नज़रों से आस-पास के पेशेंट को बिगड़ते हुए या किसी का डेथ होते हुए मतलब अपनी नज़रों के सामने जब देखते रहते हैं, तो खुद उनको भी जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी जब कभी किसी पेशेंट की डेथ हो गई या किसी कोई और पेशेंट सीरियस हो गया, उनको अपने पेशेंट की फ़िक्र ज़्यादा होने लगती है। तो ऐसी सूरत में सपोर्ट करने वाले खानदान अगर वहाँ पे मौजूद रहेंगे, तो जो है बहुत जल्दी वो इस ट्रॉमा से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जितना वक़्त फैमिली एक-दूसरे के साथ गुज़ारती है, उतना जो है यहाँ पे जब मुश्किल हालात में एक-दूसरे को वो लोग सपोर्ट कर पाते हैं। यानी अगर पहले उनके बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी, पहले जो है वो लोग एक-दूसरे से उतने मिले-जुले नहीं थे, तो इस वक़्त मुश्किल हालात में बहुत जल्द बिखर जाते हैं, बहुत जल्द जो है टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं, सपोर्ट खत्म हो जाता है। इसीलिए शुरू से, यानी मुश्किल हालात का इंतज़ार करने के बजाय शुरू से हमारी जो है फैमिली से बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, वक़्त ज़्यादा गुज़ारना चाहिए और क्वालिटी टाइम जब हम अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ गुज़ारते हैं, एक-दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं, एक-दूसरे को रिमाइंड करते रहते हैं। अपने इसमें जो है वैल्यूज़ में, अपनी फैमिली वैल्यूज़ में इस्लाम को नशोनुमा, इस्लाम के नशोनुमा का जो है अपने फैमिली वैल्यूज़ में ख़ास ख़्याल रखते हैं, तो ये चीज़ जो है ऐसे मुश्किल वक़्त में ख़ास काम आती है। क्योंकि उस टाइम पे शौहर बीमार है तो बीवी को याद आता है कि ये जो है मेरे लिए मेरे इस्लाम के मुकम्मल होने का ज़रिया है। वालिदैन बीमार हैं तो बच्चों को ख़्याल आता है कि ये मेरे लिए जन्नत की कुंजी है। यानी ये चीज़ जो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बनाती है, यही चीज़ जो है उस वक़्त पेशेंट के अटेंडर्स को, साथियों को, सबको जो है एक मज़बूत साइकोलॉजी प्रोवाइड करती है। वरना सही बात। आईसीयू साइकोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ रहती है। इंसान जो है क्योंकि अंदर बंद रहता है, उसको जो है दिन-रात का फ़र्क नहीं मालूम रहता, अंदर जो है महसूस नहीं होता। तो ये सपोर्ट ही जो है अंदर पेशेंट को मज़बूत रखता है। सही बात है। आप कोई केस ऐसा एग्जाम्पल दे सकती हैं कि जिसमें फैमिली के रोल से वो रिकवर हुआ हो? कोई वेरी वेरी सीरियस केस जो रिकवर हुआ हो, या कोई ट्रॉमा केस, कोई एक ऐसे सिंपल। अक्सर जो है
कोई वेजिटेटिव स्टेट से भी कोई बाहर आ सकता है जब फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रांग है एंड तो हम देखते रहते हैं उनकी हालत उतनी खराब नहीं रहती है, लेकिन साथ ही नहीं रहने की वजह से पेशेंट जहनी तौर पे परेशान होके और उसकी हालत खराब होने लगती है। उस वक्त हमको खास तौर से केस पेपर में से फोन नंबर लेके फोन कर करके बुलाना पड़ता है कि आपके पेशेंट के पास आओ। ये भी हालत हमने देखी है। और ऐसी भी हालत हमने देखी है कि एक पेशेंट जो है बिल्कुल जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव स्टेट, यानी उसको कोई होश नहीं, उसकी जो है उसकी औलाद ने मेरे ख्याल से 6 से 8 महीने तक हॉस्पिटल में जो है इतनी खिदमत की है कि हमारे सामने वो एक मिसाल बन गया कि लोग बोलते थे देखो वो अपने माँ बाप की कैसे खिदमत करते हैं। तो ये चीज बहुत वाकई में हेल्प करती है, यानी जितना लोग आते रहते हैं मौजूद होते रहते हैं, पेशेंट को हिम्मत आती है कि हाँ मैं अच्छा होने वाला हूँ, और उसकी खिदमत की भी उतनी जरूरत पड़ती है। जी, तो फैमिली प्लेज अ ग्रेट रोल इन रिकवरी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ स्टेट ऑफ इलनेस। अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप जो है एक फुल टाइम वर्किंग वुमन है और अपने घरेलू जी फैमिली लाइफ और करियर लाइफ कैसे बैलेंस कर लेती हो? देखिए सबसे पहले तो मैं ये बात वाज़ेह करना चाहती हूँ कि ये वर्किंग वुमेन वाला कंसेप्ट हमारे पास नया नहीं है। जो चीज़ नई है वो आजकल के तरीक़े का जो वर्किंग वुमेन वाला कंसेप्ट है वो नया है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें हर चीज़ में, हर फ़ील्ड में साथ रहती थीं, आगे रहती थीं। चाहे वो जंग का मौका हो, बैटल फ़ील्ड में हो, एजुकेशन वाली बात हो या नर्सिंग केयर वाली बात हो, यानी हर चीज़ में हेल्प करते रहते, हर चीज़ में रहते थी। लेकिन वहाँ पे क्या है, वो लोग घर की ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ ये चीज़ निभाते थे। तो आजकल ये वर्किंग आपकी तो 15 इयर्स की सर्विस है। इस दौरान में फैमिली वैल्यूज और सोशल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी में क्या चेंजेस या डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं आपकी सर्विस लाइफ में? जो इंटरेक्शन जी, होता है आपके पेशेंट्स के साथ और सोसाइटी के साथ, क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? ये सबसे बड़ा चेंज जो हमको देखने में आता है कि लेस टॉलरेंस एंड मोर ऑफ ईगो, ये सबसे ज़्यादा देखने में आती है चीज़। यानी एक छोटी से छोटी चीज़ में भी टॉलरेंस लेवल हमारे पास बहुत कम हो गया है। फैमिलीज़ में एक-दूसरे को टॉलरेट करने का बहुत कम जज़्बा हमारे पास रह गया है और ईगो बहुत ज़्यादा हो गया है। एक पेशेंट बीमार भी होता है तो हमारे यहाँ हालत ऐसी हो जाती है कि वो पहले हमको क्यों नहीं फ़ोन करे, उनको क्यों फ़ोन करे? तो ठीक है उन्हें जाने दो, हम देखेंगे बाद में जाएँगे। यानी भाइयों-बहनों में भी जो है आजकल ये बात आ गई है। यानी बहुत कम टॉलरेंस है और ईगो बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर दूसरी चीज़ क्या है, सेल्फ इम्पोर्टेंस। मेरे को पूछना, मेरे को फ़ोन आने दो, मेरे को बोलने दो, फिर हम करेंगे। तो ये चीज़ें यानी इट अगेन कम्स डाउन टू प्राइड, ईगो एंड वेरी लेस फैमिली बॉन्डिंग। ये चीज़ जो है विथ टाइम हमारे पास ज़्यादा होती जा रही है। तो इसमें मुझे लगता है कि वी शुड सिट डाउन, डिस्कस विथ ईच अदर, हमेशा जो है एक-दूसरे को याद दिलाते रहना है कुरान की आयत से या हदीसों से। जब हम एक-दूसरे से इस ज़रिए से कॉन्टैक्ट में रहेंगे, तो हमारा जो है बॉन्डिंग बढ़ेगा। जब बॉन्डिंग बढ़ जाता है, तो खुद ब खुद जो है ट्रस्ट बढ़ जाता है, खुद ब खुद ईगो कम हो जाता है। आप एक आलिमा भी हैं डॉक्टर होने के साथ-साथ। आप जी, आज के इस माहौल में, बिगड़ते जी। हुए अखबार के माहौल में बच्चों की परवरिश के लिए क्या रहनुमाई देना चाहेंगे? अच्छा, ये देखिए मैं सबसे पहले तो इसमें जो है 2 चीज़, वैसे तो ये एक बहुत अहम टॉपिक है, जो 1-2 मिनट में इसकी जो है मैं समराइज़ नहीं कर सकती हूँ, यानी आप समझ सकती हैं कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मुझे लगता है 2 चीज़ों को हमें इसमें ज़हन में रखना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें फरमाया है कि कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, जो लोगों के लिए निकाली गई हो।
तअमुरूना बिल मारूफ, नेकियों का हुक्म देती हो, तन्हौना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकती हो, व तु'मिनूना बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान रखते हो। तो मुझे लगता है कि इसमें जो है हमारा पहला हदफ, यानी नेकियों का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना, इसमें हमारा पहला टारगेट हमारे अपने घर से शुरू होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को सबसे पहले इस चीज में रखें, या टारगेट में रखें। यानी ये नहीं सोचना है कि बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी नहीं समझ में आएगा, नहीं। बच्चों को शुरू से जो है मारूफ का हुक्म देना, मनफी से रोकना है। इसमें हम जो है इस्लाम ही का तरीका अपना सकते हैं कि जैसे जो है फॉर एग्जांपल नमाज के हुक्म के लिए है कि स्टेप बाय स्टेप है। पहले जो है कोई पूछताछ नहीं है, उसके बाद में हुक्म देना है, उसके बाद में सख्ती करना है। तो बिल्कुल हम उसी तरीके से जब बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, उनके सामने मिसाल पेश करें, खुद जो है वो अमल करके मिसाल पेश करें, उनसे पूछताछ ना करें। फिर उसके बाद जो है उनको हुक्म दें। फिर जब उनको अकल आ जाए, समझ आ जाए, उसके बाद भी जब वो नहीं मान रहे, तो जब जो है उन पर सख्ती करने की ये करें। हम ये करते हैं कि पहले पूरा ढील छोड़ देते हैं, उसके बाद एकदम से टाइट करने लगते हैं। तो यहाँ जो है थोड़ा-सा मिसमैच होने की वजह से हमारे बच्चे अक्सर आजकल दीन से दूर होने लगते हैं। क्योंकि शुरू में उनको खुली छूट की आदत रहती है, फिर जब टाइट करने लगते हैं, तो उनको लगता है कि कुछ सख्ती होने लगी है। तो हम जो है इस्लामिक वे, अल्लाह ताला ने तरीका बता दिया है, उस तरीके से चलते हुए अगर हम उनकी तरबियत करेंगे, तो मैं समझती हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे बच्चों की सही तरबियत हो जाएगी। और इसके अलावा दुआ करते रहना है हमें कि जो है अल्लाह हमको बच्चों की सही तरबियत करने की तौफीक दे। हम कुरान में कई दुआएँ हमको इस ताल्लुक से मिल जाएँगी, तो दुआएँ करते रहना है और कोशिश करना है। अक्सर पेरेंट्स की लाइफ में जो गुजरा रहता है, उस चीज को बच्चे देखकर बड़े होते हैं। तो कभी कभार वो उनके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, कभी नेगेटिव। तो इसके बारे में आप किस तरीके से रहनुमाई कर सकती हैं कि पेरेंट्स का क्या रोल हो, कैसे वो अपना एक अज़वाजी जिंदगी का इमेज बच्चों पर कैसे छोड़े? जी, 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 ये बहुत ही अहम चीज़ है। और ये वाक़ई में बहुत, आप खुद जो है अपने हर कदम पे देख सकते हैं कि आप यहाँ तक कि जिस लहजे में बात करते हैं, 2 दिन भी नहीं गुज़रते कि बच्चा जो है वही लहजा आपके सामने इमिटेट करके बताता है कि क्या बात कर रहे हैं। तो इस ताल्लुक से जो है मैं वाक़ई में अपने वालिदैन का बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूँ अल्लाह ताला के बाद कि अल्लाह ताला ने इतने बेहतरीन वालिदैन अता किए हैं कि बचपन में कभी हम जो है वो नेगेटिव चीज़ देखे नहीं, कि अपने वालिदैन के बीच में कभी सख्त कलामी होते हुए नहीं देखे। तो आज हमको जो है महसूस होता है कि कभी कोई हमारे सामने सख्ती से बात करे, तो हमें याद आता है कि नहीं, अम्मी कभी ऐसी बात नहीं किए थे या अब्बू कभी ऐसी बात नहीं किए थे, तो हमें भी नहीं करना है। ये ये वाक़ई में बहुत जो है इफ़ेक्ट करता है। कभी जो है हम अपने माँ-बाप को हम पे जो है बिला वजह की सख्ती करते हुए नहीं देखे, तो हमको हमेशा जब हम बच्चों से आज हम जब डील करते हैं, तो वाक़ई में हर कदम पे याद आते हैं कि हाँ, इस जगह पे अम्मी जो है ऐसा करते थे, इस जगह पे अम्मी ऐसे समझाते थे। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि माँ-बाप जिस तरीके से हमारे साथ डील करते हैं, जब हम आगे अपने अपनी लाइफ़ गुज़ारते रहते हैं, तो कुरान और हदीस की रोशनी तो वाक़ई में वो पढ़ के हम सीखते हैं, लेकिन ये माँ-बाप का अमल वाक़ई बहुत हम पर इफ़ेक्ट करता है। मैं आपको मिसाल बताऊँ कि जब मैं नया-नया आलिमा कोर्स करने के लिए गई थी, तो ये मेरी बहन और हमारे अम्मी, हम तीनों की ये आदत थी कि हम कुरान की एक-एक आयत एक-दूसरे को सुनाते रहते थे, कि कभी अम्मी, मैं कभी किसी पे शक ज़ाहिर की, तो अम्मी बस इतना बोलते थे, "बेटा इन्ना बाज़ ज़न्नी इस्मुन।" यानी बस वो एक आयत बोलना काफ़ी होता था कि हम जो है फिर आगे नहीं बढ़ते थे उसमें। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमेशा याद रह जाती हैं, लेकिन ये हम हमारे नेचर पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात बड़ी बेहतरीन है कि हम अपने आमाल से घरों में माहौल बनाएं, एक ऐसा माहौल जो बच्चों के लिए रहनुमा बन जाए, उनके लिए मशाल राह बन जाए। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह बहन शीरीन, आप एक मसरूफ शख्सियत होने के बावजूद अपना वक्त दिया और हमारे इस कैंपेन का हिस्सा बनी। हम आप सबके बहुत मशकूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे नाज़रीन इससे बहुत
بھرپور فائدہ اٹھائیں گی. جزاک اللہ خیر.